नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। आप एलटी ग्रेड की तैयारी में भी व्यस्त हैं। तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका सपना साकार होगा। आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें अपना एक पद सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ईमानदारी से लगे रहें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। एक एक दिन में एक एक चैप्टर को पढ़ते रहें। चैप्टर तो पढ़ना ज़रूरी है ही, और चैप्टर के साथ साथ आपको फुल अभ्यास करने की भी आवश्यकता है। तो आज के इस क्रम में हम फुल अभ्यास भी रखेंगे और फुल अभ्यास के साथ साथ चैप्टर होगा। चैप्टर में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला, सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला और 125 प्रश्नों का फुल अभ्यास। तो आप लोग फुल अभ्यास के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप OMR शीट उठा लीजिएगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखिएगा। कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आज 14 फरवरी है, कल 15 फरवरी महाशिवरात्रि रहेगी। आज 14 फरवरी को हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज भी रहने वाला है। आइए क्लास पे चलते हैं। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिल जाती है। सिंधु सभ्यता का सामान्यतः जो संबंध है या सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मुख्यतया भारत और पाकिस्तान से जुड़ता है। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बताई जाती है, पहली नगरीय सभ्यता है। यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला यानी भवन निर्माण के लिए जानी जाती है, तो वास्तुकला के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल होते हैं, एक तो मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा होता है। सिंधुवासी कौन सा वृक्ष पूजते थे मित्रों? तो पीपल वृक्ष की पूजा खूब बढ़िया से वो लोग करते थे। आगे बढ़ा जाए सिंधु सभ्यता की खोज की अगर हम बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो आप जानते हैं कि सर जर्नल कर्निंघम महोदय ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता 1878 में लगाया था। 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन का कार्य करवाया, जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आ जाती है। तो यह सभ्यता प्रकाश में लाने का काम किसका रहा मित्रों? राय बहादुर दयाराम शाहनी का रहा है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है मित्रों? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मित्रों? रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ा जाए, कहा जाता है सिंधु सभ्यता का समय क्या रहा। तो सिंधु सभ्यता के समय को लेकर के विभिन्न जो है विद्वान है उनमें अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। जैसे माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग क्या है मित्रों? तो माधव स्वरूप वत्स जी कहते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग आता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कहा जाता है 3250 से 2750, और डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 2350 से 1750 का टाइम सही है। रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है मित्रों आप जानते हैं C14 के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 का टाइम कहा जाता है, और NCERT जो कहती है वो 2550 से 1750 ईसा पूर्व का डाटा बताती है कि ये हड़प्पा टाइम का काल रहा है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन है मित्रों आप जानते हो। इसमें से घूम घुमा के डीपी अग्रवाल कभी पूछ लिए गए हैं, कभी कभी जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग पूछ लिया गया, और ज़्यादातर रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है C14 क्या कहता है। तो याद रखना C14 2350 कहता है 1750, डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 कहते हैं, और जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से 2750 का दृश्य पूछा जाता है, याद रखना है। आगे कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सा है? तो C14 वाला माना जाता है, यानी 2350 वाला माना जाता है, 2350 से 1750। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं की समकालीन रही है। उधर चल रहा था मेसोपोटामिया, इधर चल रहा था मिस्र की सभ्यता, इधर भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो इसी के समकालीन हो रही है।
सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाता है कैसा है मित्रों, तो ट्रायंगल आकार का है यानी त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो सिंधु नदी तो है ही, सिंधु नदी के साथ साथ क्या है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज। ब्यास जो है सतलुज की सहायक नदी होती है। तो ये सब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ हो जाती हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग मेलुहा सभ्यता कह देते हैं और कुछ लोग पकाई गई ईंटों की सभ्यता के नाम से इसे पुकारते हैं मित्रों। तो याद रखना है ये सारे नाम हो जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु सभ्यता का जो नगर विभाजन होता है वो कैसा होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विभाजन है 2 स्तरों में किया जाता है मित्रों। पहले पश्चिमी या दुर्ग टीला और पूर्वी व नगर टीला, ये 2 भागों में बढ़ता है, पश्चिमी व पूर्वी या दुर्ग टीला या नगर टीला। याद रखना 2 भागों में इसे बांटा जाता है। आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन 3 स्तरों पे रहा है। तो धौलावीरा का जो नगर था मित्रों उसको 3 स्टेप में बांटा गया, बाकी सभी को 2 स्टेप में बांटा गया है, याद रखना है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, आप देख सकते हैं ये वाला दुर्ग वाला हिस्सा हो गया, ऊपरी हिस्सा दुर्ग हो गया और ये पूर्वी टीला समानांतर हो गया। तो ये पूर्वी टीला हो गया, ये दुर्ग टीला हो गया। 2 टाइप से नगर विभाजन रहा है। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों हड़प्पा में जो है पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल आ जाते हैं, नदी आ जाती हैं, उत्खनन आ जाते हैं, वर्ष आ जाते हैं। खूब पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। एक साइड में स्थल है, दूसरे साइड में उत्खनन करता है, तीसरे साइड में वर्ष है, चौथे साइड में स्थिति है और 5वें साइड में नदी का नाम दिया गया। जैसे नाम हड़प्पा का आता है, स्थल हड़प्पा है, दयाराम साहनी 1921 में इसका उत्खनन करवाते हैं। मांड गोमरू जिला होता है, पंजाब पाकिस्तान वाले बेल्ट में आता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं, रखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता होते हैं, 1922 में उत्खनन होता है। सिंध प्रांत लखराना जिला या लरकाना जिला पाकिस्तान में ये भी है और सिंध नदी के किनारे ये पाया जाता है। चनहुदड़ो की हम बात करते हैं, जैसे एनजी मजूमदार का नाम आता है, 1931 का सन आता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे आपका चनहुदड़ो पाया जाता है। आगे बढ़ा जाए कोट जीजी की बात की जाए तो ये जो है फजल अहमद का कार्य होता है, 1955 से 1957 के आसपास इसकी उत्खनन का कार्य होता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाया जाता है और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है आपका कोट तेजी। जबकि सोतका गेंडोर की हम बात करते हैं, सोतका गेंडोर की अगर बात करते हैं तो ये RL स्टाइन के द्वारा जो है उत्खनन कराया जाता है, 1927 में उत्खनन होता है, बलूचिस्तान प्रांत में आता है यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है और दाशक नदी के किनारे फाइनली आपका सुरका गेंडोर पाया जाता है। ऐसे ये तो पाकिस्तान वाले हो गए। अब भारत के प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो मित्रों भारत के प्रमुख स्थलों में आप देखना, तो भारत के प्रमुख स्थलों में आपका जो नाम जुड़ेगा उसमें सबसे पहला नाम रंगपुर का आता है मित्रों। माधव स्वरूप वत्स से इसके उत्खनन करता होते हैं, 1953 में उत्खनन होता है। अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात बेल्ट में आता है और नदी जो है वो भादर नदी है। कौन सी नदी है? भादर नदी बहती है मित्रों। दूसरा स्थान आता है लोथल, सबसे इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था, 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। अहमदाबाद गुजरात वाले बेल्ट में आता है और भोगवा नदी के किनारे फाइनली आपका लोथल पाया जाता है। शुरकोटदा की हम बात करते हैं तो जेपी जोशी फाइनली इसके उत्खनन करता होते हैं, 1964 में उत्खनन होता है। कच्छ गुजरात वाला बेल्ट होता है और सरस्वती नदी के किनारे फाइनली ये पाया जाता है शुरकोटदा। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो और आगे स्थलों में जैसा नाम आता है, आप नाम देखोगे धौलावीरा, नाम खूब सुना होगा आपने धौलावीरा। रणवीर सिंह बिष्ट नहीं, रविंदर सिंह बिष्ट नाम लिखा है, याद रखना। धौलावीरा के उत्खनन करता रविंदर सिंह बिष्ट होते हैं, 1990 से 91 के बीच का टाइम पीरियड होता है। कच्छ वाला बेल्ट होता है यानी गुजरात में है और मनसर मनहार नदी फाइनली बहती है धौलावीरा के किनारे। देशलपुर की हम बात करते हैं, केबी सौदार राजन फाइनली नाम आता है, 1963 से 1964 का कार्यकाल होता है उत्खनन का। कच्छ वाला बेल्ट है, गुजरात में पाया जाता है और वामू चेला फाइनली नदी बहती है मित्रों, उसके किनारे आपका देशलपुर स्थित है। हम रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ मित्रों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कराया गया है, 1953 से 55 के बीच हुआ है और फाइनली पंजाब भारत वाले हिस्से में आता है। सतलज नदी किनारे बहती है, उसी के किनारे फाइनली आपका रोपड़ स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है बनवाली। बनवाली की बात करते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट फाइनली 1973-74 में इसका उत्खनन करवाते हैं। हिसार हरियाणा में आता है मित्रों और रंगोई नदी फाइनली बहती है किसके किनारे? बनवाली के किनारे मित्रों। आगे राखीगढ़ी का नाम दिया जाता है, सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया था मित्रों राखीगढ़ी का और फाइनली 1969 कब 1969 में फाइनली इसका उत्खनन होता है। हिसार हरियाणा वाले बेल्ट में आता है और फाइनली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आपका क्या? राखीगढ़ी।
कालीबंगा की बात करते हैं मित्रों। कालीबंगा बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा उत्खनन कराया गया। 1961 में इसका उत्खनन होता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में फाइनली स्थित है और घग्घर नदी के किनारे ये पाया जाता है। तो याद रखना कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करते हैं। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता होते हैं। 1958 ईस्वी में फाइनली इसका उत्खनन होता है। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे फाइनली आपका पाया जाता है आलमगीरपुर। दाइमाबाद की बात करते हैं मित्रों। दाइमाबाद एमएन देश पांडे की बात आती है। 1958-59 में इसका उत्खनन होता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में फाइनली आपका दाइमाबाद स्थित होता है और गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे फाइनली आपका दाइमाबाद पाया जाता है। तो ये कुछ खास स्थल हो गए जो भारत के हिस्से में आते थे। कब इसका उत्खनन हुआ, कौन सी नदी के किनारे है, कौन से प्रांत में पाया जाता है, कौन उत्खनन करवाया, आपने सभी को देखा है। अब आगे बढ़ा जाएगा मित्रों और आगे जब हम बढ़ेंगे तो फाइनली कुछ देखेंगे। आगे क्या देखेंगे और आगे चला जाए मित्रों तो आगे अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिंधु सभ्यता के बारे में। अफगानिस्तान से प्राप्त स्थलों में सुरतोघोई और मुंडीगौक है मित्रों। ये नाम याद रखना, पूछा जाए मुंडीगौक कहाँ का स्थल है या फिर सुरतोघोई कहाँ का स्थल है तो आपको अफगानिस्तान लगाना पड़ जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात करते हैं तो जैसे हड़प्पा को यूरोपिया कहा जाता है, ये पाकिस्तान हिस्से में आता है। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति जो है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान में आता है मित्रों। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कह दिया जाता है। हड़प्पा का प्राचीन नाम यूरोपिया यानी ऋग्वेद में आपको यूरोपिया ही मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया है, ऐसा उल्लेख मिल जाता है। इस स्थल की खोज जो है वो 1878 में, कब 1878 में कर्निंघम महोदय के द्वारा हड़प्पा खोजी जाती है। टीले के उत्खनन का कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा कराया जाता है। हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय होता है, पूर्वी नगर टीला, पश्चिमी दुर्ग टीला मित्रों। पश्चिमी टीला जो है आपका ऊपरी हिस्सा है, पूर्वी नगर टीला आपका ये वाला हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं 2 हिस्सों में यह हड़प्पा आपका बटा हुआ दिखाई देता है। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है ये खूब पूछा जाता है मित्रों। तो हड़प्पा से जो मिला है मित्रों, जैसे तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही मिला है। बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। 33 फुट चौड़ा रास्ता का राजमार्ग मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। तांबे का इक्का हड़प्पा से ही मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पंछी का पिंजरा भी आपके हड़प्पा से मिल गया है। 6 कमरे यानी 12 कमरे की पंक्तियों में बना अन्नागार हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है, ये हड़प्पा से ही मिला है। शंख पर बना बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला मित्रों, हड़प्पा से ही मिला है। और उर्वरता की देवी यानी गर्भ से पौधे को निकलता दर्शाया गया है। उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ों में एक पुरुष धड़ आता है, एक नर्तक धड़ आता है मित्रों। पहले आपको हम पुरुष धड़ दिखाते हैं जो लाल पत्थर से बना हुआ है। पुरुष धड़ को आराम से पहले आप देख लो ढंग से, ये भी आपके हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। स्क्रीन पे आपके पुरुष धड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है मित्रों, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। एक साइड में पुरुष धड़ है, दूसरे साइड में नर्तक धड़ है। इन दोनों में अब थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं कैसे क्या है। जैसे आदिनाथ ऋषभदेव हैं पुरुष धड़ वाले, माध्यम इनका लाल पत्थर होता है। माप इनका 3.3 से 3.4 के आसपास है। समय इनका 2500 ईसा पूर्व है। संग्रह जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा पुरुष धड़। जबकि नर्तक धड़ की बात करते हैं, नटराजस्यु होते हैं नर्तक धड़ में। इसका जो माध्यम है काला स्लेटा पत्थर होता है मित्रों, जबकि वहाँ लाल बलुआ पत्थर बनता है, यहाँ काला स्लेटा पत्थर है नर्तक धड़ में। माप इसका 3.7 से 3.8 के आसपास होता है। समय काल 2500 ईसा पूर्व ये भी होता है। संग्रह ये भी राष्ट्रीय नई दिल्ली में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। तो दोनों में समानताएं रही हैं, आप देख सकते हैं। टाइम पीरियड सेम है, माप थोड़ा सा अंतर है। जैसे नर्तक धड़ आपका 3.7 है, वो 3.3। आगे बढ़ा जाए मित्रों, R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, तो ये भी आपके हड़प्पा में ही मिला है, याद रखना है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, हड़प्पा में मिला। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांशतः बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी मिलती है। तो लाल धरातल होता है, काले रंग से चित्रकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर जो पूछा जाए तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का ही नाम लिया जाता है। और जब सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व स्थल पूछे जाए कि पूर्ण रूप से परिपक्व कौन कौन स्थल रहे, तब उनका नाम 6 लगाइएगा। 6 में कौन आएगा, मोहनजोदाड़ो आएगा, हड़प्पा आएगा, लोथल आएगा, चन्हुद्रो आएगा, कालीबंगा आएगा और बनवाली का नाम लिया जाएगा। तो ये 6 पूर्ण परिपक्व स्थल के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, जबकि जो प्रमुख नगर बनता है वो 2 ही बनता है। तो ये कुछ खास बातें हड़प्पा की थी। अब मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो ये भी आपके पाकिस्तान के ही हिस्से में आता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है मित्रों। इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था।
मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर है मित्रों। और मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ बनता है मित्रों। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेष की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या मिला मित्रों? यहाँ पे अन्नागार मिला, सबसे बड़ी इमारत यहाँ अन्नागार की है। शवदाह का अवशेष मिला है मित्रों, तो शवाधान का जो है अवशेष मिल गया है। इसके साथ बृहद स्नानागार मिला, नहाने वाला बहुत बड़ा कुंड मिल गया मित्रों। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली। पूछा जाता है नर्तकी किस माध्यम में है? कांसा माध्यम में है। हाइट ही दिखा देते हैं आपको, ये है डांसिंग गर्ल मित्रों। आपसे इस बार भी पूछा गया था, 2021 वाला पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था इसका माप। तो आपसे जब माप पूछा जाए तो आप याद रखना है यहाँ पे जो माप बनेगा मित्रों वो माप आपका 10.5 सेंटीमीटर बनेगा, या इंच में पूछे तो 4.10 इंची लंबाई आती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 9.2 ज़्यादातर लोग लगा के आए थे, गलत हो गया था। तो ये आपकी मोहनजोदाड़ो की नर्तकी होती है। नर्तकी की प्रतिमा है, माप 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, या इंच में बात करें तो 4.10 इंचेस इसकी लंबाई होती है मित्रों। 10.5 इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 5 है, ऊंचाई इसकी 2 नहीं, यहाँ पे ऊंचाई 10.5 है मित्रों। ऊंचाई 10.5 है, याद रखना है। उसके बाद 5 इसकी चौड़ाई ली गई है, 5 इसकी चौड़ाई ली गई है और 2.5 इसकी मोटाई ली गई है, मोटाई। ठीक है। माध्यम जो होता है वो कांसा माध्यम है, यानी ब्रॉन्ज माध्यम होता है। ढलाई की विधि कैसी है? मधुचिस्टिंग विधि है, याद रखना मित्रों। बहुत डीप में जाएगा तो मधुचिस्टिंग विधि पूछेगा। संग्रह कहाँ पे रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। लंबाई आपका 10.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है, मोटाई आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया गया। मुद्रा जो है वो त्रिभंग मुद्रा है। आपसे पूछा जा सकता है कैसा रहा, तो मुद्रा आपका त्रिभंग मुद्रा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा मित्रों। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ये दृश्य आपको याद रखना है। अब मोहनजोदाड़ो का एक दाढ़ी वाला सुंदर योगी की मूर्ति आपको दिखाते हैं मित्रों, देख लो, बहुत बढ़िया से है। दाढ़ी वाला सुंदर योगी की मूर्ति कहां से मिली मित्रों? आपके मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो में और क्या क्या मिला? जैसे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जेड हार मिला है, हाथी के कपाल मिले हैं, घोड़े के दांत और हाथी के कपाल मिल गए हैं मित्रों, बंदर की मूर्ति मिल गई है, पशुपति मुहर मिली है, शाभा भवन मिला है मित्रों, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा मिल गई है, स्वास्तिक चिन्ह का युक्त मूर्ति मिल गई है, और महाविद्यालय का साक्ष्य भी आपके मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो का जो बृहद स्नानागार है उसका माप खूब पूछा जाता है, तो 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट इसका माप है मित्रों। या मीटर में बात करते हैं तो 11.88 मीटर लंबा, चौड़ाई में 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा भी है। क्या? बृहद स्नानागार। यह स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख इमारत माना गया है मित्रों। और आगे बढ़ें तो मार्शल महोदय ने इस स्नानागार को तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। क्या मित्रों? मार्शल महोदय के अकॉर्डिंग स्नानागार को तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। इस स्नानागार के पूर्वी दिशा में कुषाण कालीन जो है स्तूप भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हमें डांसिंग गर्ल की प्रतिमा की बात करनी है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है मित्रों। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा बताई जाती है। इस मूर्ति में एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसका बायां हाथ जो है वो नीचे की तरफ है, सीधा और चूड़ियों से भरा हुआ है। दाहिना हाथ कमर पर है मित्रों। इसके गले में एक त्रिफुलिया हार भी दर्शाया गया है। त्रिफुलिया हार भी आपके गले में देखने को मिल जाएगा मित्रों। मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर या इंच में 4.1 इंच जाती है। यह मूर्ति कास्ट जो हुई है वो फाइनली मधुचिस्टिंग विधि में बनाई गई है। ये विधि आपको याद रखना होगा, डांसिंग गर्ल के लिए आएगा। हड़प्पा से प्राप्त हुई है, याद रखना। अब पुजारी की प्रतिमा की हम बात कर लेते हैं मित्रों। पुजारी आप जानते हैं, योगी की मूर्ति मिली थी ना, पुजारी की प्रतिमा भी मिली है। तो आपको पुजारी की प्रतिमा की बात करते हैं। इस प्रतिमा को पुजारी की प्रतिमा या त्रिफुलिया साल वाली योगी, क्या त्रिफुलिया शॉल वाले योगी की प्रतिमा या दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के नाम से भी पुकार लिया जाता है। माध्यम सफेद बलुआ पत्थर होता है। माप इसका 17.5 सेंटीमीटर या फिर 7 इंच होता है। और जो संग्रह है ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा मित्रों। तो आप पुजारी वाली प्रतिमा को कहाँ पा सकते हैं मित्रों? आपको कराची जाना पड़ेगा, वहाँ का राष्ट्रीय संग्रहालय खगालना पड़ेगा। मातृ देवी की प्रतिमा या फिर मदर गॉडेस की बात करते हैं। ये प्रतिमा आपके सामने दिखाई देती है मित्रों, आप देख रहे हैं मातृ देवी की प्रतिमा मदर गॉडेस। ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। मूर्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। इसका जो माध्यम दिखाई देता है मित्रों टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से है। इसकी जो माप आती है 22 सेंटीमीटर या फिर इंचेज में आए तो 8.8 इंचेज आता है। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, याद रखना है मित्रों। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाना देख लेना। टेराकोटा की बात करते हैं। टेराकोटा माध्यम में बना यह मूर्ति चिकोटी विधि, कौन सी विधि मित्रों? चिकोटी विधि में बनाई गई है। इस मूर्ति के सिर पर पंखे नुमा व कपनुमा आकार की टोपी भी आपको दिखाई देती है, यानी मुकुट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
और आगे बढ़े मित्रों, पशुपति मोहर की बात कर लेते हैं। पशुपति मोहर कैसा मिला मित्रों? तो माध्यम जो होता है वो स्टेटाइड होता है, सेलखड़ी पत्थर में है मित्रों। क्या? पशुपति मोहर सेलखड़ी पत्थर में आता है मित्रों, स्टेटाइड या सेलखड़ी पत्थर है। पालथी मारकर बैठा मनुष्य आकृति और 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है इसमें मित्रों पशुपति मोहर में। पशुपति की इस आकृति में 3 सिंह वाले मुकुट को भी दर्शा दिया गया है। आकृति के दाएं तरफ हाथी और बाघ हैं, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है मित्रों। नीचे हिरण को भी चित्रित किया गया है। एक बार आपसे ऐसा पूछा गया था, पशुपति में कौन सा जो है पशु नहीं दर्शाया गया? गाय दिया गया था, गाय यहाँ कहीं नहीं आया है, याद रखना। हाथी और बाघ जो है दाहिने तरफ है, बाएं साइड में आपके गैंडा और भैंसा है, नीचे की तरफ आपका हिरण अंकित है, याद रखना है। मोहनजोदाड़ो की टिकरे पर नाव की रेखांकन और टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, इसको भी आप याद रखना। तो ये बात हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जुड़ी हुई थी। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में हड़प्पा पढ़ा था, अब मोहनजोदाड़ो पढ़ा। मोहनजोदाड़ो के बाद अब धौलावीरा की बात कर लेते हैं। गुजरात वाला बेल्ट होता है धौलावीरा की अगर बात करते हैं मित्रों, तो धौलावीरा आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या होता है? सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर किया गया, जबकि अन्य नगरों का जो विभाजन है 2 स्तरों में हुआ है। धौलावीरा हमने बताया था दुर्ग भी है, मध्य टीला भी है और नगर टीला भी है। तीनों का माध्यम आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे नगर टीला भी है, मध्य टीला भी है और दुर्ग टीला भी है। इसको 3 खंडों में बांटा गया। बाकी सभी नगर जो है आपके 2 डायमेंशनल में है, 2 स्तरीय है मित्रों। 2 स्तरीयों में कौन कौन सा आता था? एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला आता था, यहाँ मध्य टीला नहीं होता था। वर्तमान में जो धौलावीरा है मित्रों, ये आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल बताया जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल बताया जाता है। धौलावीरा को 2021 का 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी ले लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इस नगर के किलेबंदी के भी साक्ष्य मिल गए हैं कि किलाबंदी भी हुआ है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नवीनतम शहरों में भी इसे माना जाता है। किसको? धौलावीरा को। तो आपसे पूछा जाए मित्रों धौलावीरा कहाँ है, आप क्या कहोगे? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात वाला बेल्ट होता है। आगे बढ़ा जाए, धौलावीरा से प्राप्त अवशेष की बात करते हैं तो बांध मिला है मित्रों, पालिशदार श्वेत पत्थर मिले हैं, स्टेडियम मिल गया है, तटबंध मिल गए हैं और बड़े आकार के 10 बड़े आकार के साकेताक्षर वाले जो है अभिलेख आपको धौलावीरा से ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले मित्रों? स्टेडियम कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला। पालिशदार श्वेत पत्थर कहाँ से मिले? आपके धौलावीरा से मिले। तटबंध का उल्लेख कहाँ मिला? धौलावीरा से ही मिला है। तांबे की बटन कालीबंगा से मिला है। तांबे का बतख चनहुदड़ो से मिला है। तांबे का हंस लोथल से मिला है। तांबे का वाणाग जो है वनवाली से मिला है और तांबे का रथ जो है वो दायमाबाद से मिला है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। दायमाबाद आपको पता होगा कि दायमाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है, गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे स्थित होता है और MS देश पांडे के द्वारा फाइनली इसका उत्खनन कराया गया था। तो ये बात धौलावीरा की हो गई। चनहुदड़ो को पढ़ लेते हैं। चनहुदड़ो पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है मित्रों। चनहुदड़ो से प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र दिखाया गया, चनहुदड़ो से मिला। सौंदर्य प्रसाधन चनहुदड़ो से मिला। अलंकृत हाथी चनहुदड़ो से मिली। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती थी वो चनहुदड़ो से मिला है मित्रों। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो इसका साक्ष्य भी आपके चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तांबे के बतख का साक्ष्य कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से ही मिला है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो ये भी आपके चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। और बिना गढ़ वाले अकेला सिंधु नगर जो है वो कौन सा है? तो आपका चनहुदड़ो ही बताया जाता है। तो चनहुदड़ो के बाद अब कालीबंगा की बात आती है। राजस्थान वाला बेल्ट होता है। अवशेष क्या मिले? काले रंग की चूड़ियां आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं मित्रों। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य भी आपके कहाँ से मिला मित्रों? आप जानते हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। घरों में कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तांबे की बटन कालीबंगा से मिली है। बेलनाकार मोहर यानी सिलेंडर सील जो आपका आता है वो भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य मिला है आपके जो है कालीबंगा से ही। आप हमन कुंड देखेंगे कालीबंगा से ही मिला है। और कांसे की जो सुई आती है मित्रों ये भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद ऊंट की हड्डियां आपके कालीबंगा से ही मिली हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो अभी आपने ऊपर देखा ही था कि काले रंग की चूड़ियां का अवशेष कहाँ मिला? आपने कहा तुरंत कालीबंगा। तो ये बात कालीबंगा की हो गई। अब लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल गुजरात वाला बेल्ट होता है मित्रों। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर या फिर डाकयार्ड भी कहा जाता है। खूब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। लोथल को सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचेस्टर। लोथल मोहनजोदाड़ो का लगभग 600 मील यानी 960 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है स्थित बताया जाता है। प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं यानी जहाज बनाने का कारखाना आपको यहाँ देखने को मिल गया। तांबे के हंस का साक्ष्य आपके लोथल से ही मिला है। तराजू के साक्ष्य और पत्थर के बांट का जो उल्लेख है वो भी आपके लोथल से ही मिला मित्रों। लोथल में और क्या मिला? शतरंज के नमूने का साक्ष्य भी आपको लोथल से देखने को मिल गया है। जहाजों की पेंदी आपके लोथल से ही मिली है मित्रों। जहाजों की पेंदी।
हाथी दांत का जो पैमाना है वो भी आपके लोथल से मिला है। अनाज पीसने की चक्की आपके लोथल से मिली है। धान की भूसी लोथल से मिली है। मोती बनाने की भट्ठी आपके लोथल से मिली है। 16 के अनुपात में जो है फारसी की मोहरें आती हैं वो भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। और युग्म समाधियां यानी दोनों लोगों को एक साथ दफनाने का काम भी लोथल में ही हुआ है। 17 कब्रों की जब बात आती है मित्रों तो 17 कब्रों का उल्लेख भी आपके लोथल से ही हुआ है। और मृदभांड पे चित्रांकित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी का कथा भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। उसके साथ नाव और दिशा मापक यंत्र की जब बात करते हैं मित्रों तो इसका भी साक्ष्य आपके लोथल से ही प्राप्त बताया जाता है। तो ये कुछ खास बातें थी जो लोथल से थी। अब बनवाली की बात कर लेते हैं मित्रों। बनवाली या हरियाणा वाला बेल्ट होता है, हिसार जिले के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित होता है। इसमें क्या क्या मिला मित्रों बनवाली से? तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं फाइनली आपके बनवाली से। उसके साथ सेलखड़ी की मोहरें आपको मिल जाती हैं। हल की आकृति खिलौने वाला या हल या मिट्टी का हल आपसे पूछा जाता है तो आपका बनवाली ही आंसर बनता है। तांबे का वाणाग्र आपसे कहाँ मिला मित्रों? तो आपको कहना पड़ेगा तांबे का वाणाग्र भी आपके बनवाली हरियाणा वाले बेल्ट से ही प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ा जाए राखीगढ़ी यानी हरियाणा का ही बेल्ट राखीगढ़ी है, उसे देखा जाए। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। खूब आपसे पूछा जाता है मित्रों हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी क्या है? आपको कहना पड़ेगा प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ी ही है। वर्तमान में ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा बनता है? तो राखीगढ़ी हरियाणा वाला ही बेल्ट बनता है सबसे बड़ा स्थल भारत में। तो राखीगढ़ी हरियाणा वाला बेल्ट होता है, सिंधु सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। दायमाबाद की बात करते हैं, महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। क्या क्या मिला मित्रों यहाँ से? तो आप तांबे का रथ देख सकते हैं, तांबे की हाथी की मूर्ति देख सकते हैं, तांबे के गैंडे की मूर्ति भी आपको दायमाबाद में ही देखने को मिल जाती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे मीताथल की बात करते हैं। मीताथल आपके हरियाणा वाले बेल्ट में होता है। यहाँ से क्या मिला? मीताथल से आपके शंख की चूड़ी मिली। क्या मिली? शंख की चूड़ी मिली है मित्रों आपके मीताथल से, याद रखना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। प्राप्त विशेष क्या है? रोटी बेलने की चौकी। रोटी बेलने की चौकी का साक्ष्य कहाँ से मिला मित्रों? तो आप याद रखना है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर इसके लिए सही जवाब बनता है। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक चिन्ह और उनके महत्व को हम देख लेते हैं। जैसे मातृ देवी आई तो इनका महत्व क्या बना? मातृ देवी जो है मुख्य इष्ट देवी बताई गई सिंधु घाटी सभ्यता की। पशुपति शिव आया तो योगीश्वर के रूप में दर्शाया गया। कुबड़ वाला बैल आया मित्रों तो पवित्र पशु बताया गया। कबूतर आया तो पवित्र पक्षी बता दिया गया। पीपल आया तो पवित्र वृक्ष बता दिया गया। स्वास्तिक आया तो सूर्य उपासना का प्रतीक बता दिया गया। और ताबीज की जब बात आती है, ताबीज तो प्रजनन शक्ति का प्रतीक ताबीज को बताया गया। और बकरा जो आया, बकरा को बलि का प्रतीक बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इन सभी प्रतीकों से ऐसे ऐसे साक्ष्य निकाले गए, ऐसे ऐसे महत्व की बात बताई गई। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को पढ़ते हैं। जैसे सिंधुवासी जौ गेहूं मुख्य फसल होती है। तिल, मटर, चावल, कपास व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे। सिंधुवासी नारियल, खजूर, आम, तरबूज आदि फलों का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी मृदभांडों पर अंकित चित्रों से ज्ञात हो जाती है। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी मित्रों। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कपास सिंधुवासियों की प्रमुख व्यावसायिक फसल होती है मित्रों, तो कपास को व्यावसायिक फसल के रूप में देखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता लोग जो है वो गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं का पालन करते थे। वह बाघ, हिरन, खरगोश आदि पशुओं से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा का ज्ञान नहीं रखते थे, तो घोड़ा नहीं पहचानते थे, याद रखना है मित्रों। आपसे पूछा जाए सिंधुवासी के लोग सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों का प्रयोग भी बहुत बढ़िया से किए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को कताई, बुनाई और उसके साथ रगाई का भी ज्ञान बहुत बढ़िया से रहा है मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, टिन, कांसा, पीतल, सीसा आदि धातुओं का भी ज्ञान रहा है। अगर कांसा की बात करते हैं तो तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता का रेशियो होता है 90% तांबा ले लो, 7% टिन ले लो, 3% जस्ता ले लो, 100% कांसा आपका तैयार हो जाता है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है मित्रों। और आगे बढ़ा जाए, सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कांस्य धातु को अपनाया था। कौन सा? कांसा। यही 90% तांबा, 7% टिन और जो है 3% जस्ता को मिला करके जो धातु बना वही कांसा सबसे ज़्यादा यही अपनाया गया। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो ताम्र धातु का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने लौह धातु की जानकारी नहीं थी। आपसे पूछा जाएगा क्या नहीं पहचानते थे, तो लोहा नहीं जानते थे ये लोग। आगे बढ़ा जाए, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। किसे? मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी ज़्यादा मात्रा में मिला है। बर्तनों में धरातल को लाल रंग से लेप करके उसके ऊपर फाइनली काले रंग की चित्रकारी की गई है। सिंधु सभ्यता के बर्तन चाक से बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने 100 पात्रों पे सर्वाधिक मयूर पक्षी का चित्रण मिलता है। आपसे पूछा जाएगा मित्रों 100 पात्रों पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पक्षी का अंकन ज्यादा हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा मयूर पक्षी का अंकन ज्यादा हुआ है। सिंधुवासी सेलखड़ी
सिंधुवासी सेलखड़ी के साथ तांबा, हाथी दांत और मिट्टी के मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लोग जो है वो 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, ऐसा बताया जाता है। सर्वाधिक मोहरें जो है सेलखड़ी या वर्गाकार रही हैं, सेलखड़ी की प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार आकार रहा है। इन मोहरों में अधिकांशतः जो मोटाई रही वो 1.5 इंच की ही रही है। इस सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही मिल जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैक्सिमम जानकारी मोहरों से प्राप्त हो जाती है। मोहरों पर सर्वाधिक जो है पीपल वृक्ष का अंकन आपको देखने को मिलता है। मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न बैल कहा जाता है, वो जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है मोहरों पर सर्वश्रेष्ठ जो आकृति है वो कुकुद वाले वृषभ की है, यानी कुकड़ वाले वृषभ की है। तो जो आकुद है कुकुदमान वृषभ की बात आती है मित्रों, वो सबसे बढ़िया बताई जाती है। और मोहरों की जो माप आती है 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 इंच जाती है। दूसरा आता है 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 इंच आता है। और तीसरा आता है 2.4 गुणे 2.4 गुणे 1.5 इंच। तो ये मोहरों की माप होती है। 3 टाइप की मोहरें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाती हैं। मोहरों की संख्या आपने देखी है कि लगभग 1200 से 2000 मोहरों के आसपास यहाँ जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं, ऐसी बात सामने आई है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मुख्य और प्रमुख तथ्यों की हम बात कर लेते हैं मित्रों। जब प्रमुख तथ्यों की और बात की जाए तो जैसे आप आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई, तो मित्रों 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। डीएच गार्डन इस सभ्यता को सुमेरियन प्रभाव से युक्त माना है मित्रों। घरों में मिले स्नानागार अर्धवृत्ताकार योजना पे बनाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का जो अनुपात रहा 4:2:1 का रहा है मित्रों। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में मकान जो है वो ग्रिड पद्धति में बनाए गए हैं। कांच की ओप यानी पालिश चढ़ाने की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक मानी जाती है। और आगे बढ़ा जाए तांबे की कुल्हाड़ी जो है मित्रों रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुई है। और घोड़े की हड्डी जो है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मकान निर्माण में एल आकार की ईंटों का निर्माण किया करते थे। भीषण अग्निकांड के साथ जो है वो रोजदी से आपको मिल जाएंगे। ज्यादा तगड़ा जो अग्निकांड हुआ था मित्रों वो आपके रोजदी से मिल जाएगा। और आगे बढ़े तो सिंचाई के लिए नहर प्रयोग और माड़ो राजस्थान नामक स्थान से आपका नहर सिंचाई का साक्ष्य मिल जाता है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही है, याद रखना। आज जैसे पुरुष सत्तात्मक चल रहा है वैसे पहले मात्र सत्तात्मक रहती थी। आगे पूछा जाए तो आपसे कहा जाता है सिंधुवासी पशुपति और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है मित्रों। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहोदड़ों से प्राप्त हो जाते हैं। धान की भूसी का साक्ष्य आपके लोथलपुर और फाइनली रंगपुर से मिल जाता है। तो लोथल और रंगपुर से आपके धान की भूसी का साक्ष्य मिल जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है मित्रों वो चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफ होती है, जिसमें 396 चित्र मिल जाते हैं। 396 चित्र आपको मिल जाते हैं। यह लिपि दाएं से बाईं और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहले दाहिने से बाएं चलो फिर बाएं से दाएं लिख दो, ऐसा लिखा जाता था मित्रों। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा स्थल सबसे विशाल नगर जो है वो राखीगढ़ी होता है, जिसे प्रांतीय राजधानी भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जैसे लोहा नहीं जानते थे, घोड़ा नहीं जानते थे, ऐसे तलवार भी नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्तम कला कृतियां मोहरों पर मिल जाती हैं मित्रों। तो सबसे बढ़िया जो कला होती है वो मोहरों पे मिल जाती है। सिंधु सभ्यता में चित्रावली जो है या चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी बर्तनों पर की गई है। तो बर्तनों से हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं चित्रकला की। सिंधु सभ्यता में पकाई मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है वो चिकोटी विधि से किया गया है। और तांबे के बने 424 यंत्रों का जो ताम्र निधि है वो मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो तांबे का 424 यंत्रों का ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से मिलता है मित्रों। सिंधु सभ्यता में आलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। और हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ यानी सेलखड़ी माध्यम जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है वो आपका देखने को मिल जाता है। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी आपके हड़प्पा से ही मिल जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो को माना जाता है मित्रों। और आकृति युक्त मोहरें जो है वो मोहनजोदाड़ो से ही आपके देखने को मिल जाती हैं। बनवाली के मकानों में अग्निवेदिकाएं मिल जाती हैं मित्रों। और कालीबंगा से कच्ची ईंट के भवन भी देखने को मिल जाते हैं। कालीबंगा में भवनों के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया मित्रों। वर्ष 2016 में सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की सबसे फेमस फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर होते हैं। ये फिल्म भी आ गई है, आप लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और पूर्व की सभ्यताएं जो आती हैं मित्रों, क्वेटा आती है 3500 से 1800 ईसा पूर्व का होता है। इसका खोज जो है वो एवरेल स्टीन के द्वारा जो है क्वेटा सभ्यता की खोज होती है। यहाँ से पकाई मिट्टी के
सिर और जो है बर्तन देखने को मिल जाते हैं। झोब सभ्यता आता है 4000 से 2500 ईसा पूर्व का समय होता है। झोब सभ्यता के प्रमाण जो है बलूचिस्तान के झोब नदी की घाटी में मिल जाते हैं। कुबरदाड़ साण की मूर्तियां जो है झोब सभ्यता से प्राप्त होती हैं। कुलही मेही सभ्यता की हम बात करते हैं 2800 से 2000 ईसा पूर्व का समय काल होता है कुलही मेही सभ्यता का मित्रों। और झोकर झाकर सभ्यता आपके 1500 ईसा पूर्व के आसपास की होती है। झोकर झापर सभ्यता की खोज 1932 में अंजी मजूमदार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी में पकाई अनेक मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। ये झोकर झाकर से मिलती हैं मित्रों। नोट में दिया गया क्वेटा झोब और कुलही मेही के साथ साथ झोकर झाकर सभ्यता के वर्तमान स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान में बताए जाते हैं। 19 को राज्य ललित कला अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2019 की बात हो रही है। 55वां, 58वां, 56वां या फिर 59वां? आपसे पूछा गया 8 फरवरी 2019 को राज्य ललित कला अकादमी यूपी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है? तो 56। कौन? 56वां। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नाम रामपाल का दिया गया, गोपाल का दिया गया, गोविंदपाल का दिया गया और धर्मपाल का नाम दे दिया गया। प्रज्ञा पारमिता के बारे में पूछा गया कि ये भारत कला भवन में फाइनली प्रदर्शित हुई है और सचित्र ग्रंथ है, किसके टाइम पे बनती है? तो गोविंदपाल उस टाइम राजा हुआ करते हैं। राइट आंसर जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक थे, यानी आधुनिक बंगाल शैली के प्रणेता थे, आगे ले जाने वाले थे, प्रचारक थे। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे या फिर राजा रवि वर्मा थे। आपसे आधुनिक बंगाल शैली का उन्नायक पूछे, आपसे बंगाल शैली का प्रणेता पूछे, आपसे बंगाल शैली का प्रचारक पूछे या फिर आपसे बंगाल शैली का संस्थापक पूछे, नाम एक ही लगाइएगा मित्रों। ये नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का होगा, तो आपको सही जवाब अवनी बाबू के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण राय कृष्ण दास किस संग्रहालय के संस्थापक थे? आपसे राय कृष्ण दास के बारे में पूछा गया है कि वो भारत भवन भोपाल के संस्थापक रहे हैं, या भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक रहे हैं, या फिर लखनऊ कला विद्यालय के संस्थापक रहे हैं, या फिर शांति निकेतन कला भवन के संस्थापक रहे हैं। राय कृष्ण दास के बारे में अगर देखा जाए मित्रों, तो वो संस्थापक रूप में जिस संग्रहालय के निकलेंगे उनका नाम भारत कला भवन होता है, जो वाराणसी में स्थित है। तो राइट आंसर आपको यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 5 की बात आती है, तो आपसे कह रहा है सूर्य को समर्पित मंदिर है। नाम कोणार्क का मंदिर है, एलिफेंटा है, दिलवाड़ा है या फिर एलोरा है? सूर्य को समर्पित मंदिर है पूछा गया। अगर सूर्य को समर्पित मंदिर पूछा जा रहा है तो राइट आंसर कोणार्क देना पड़ रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। चोल काल में अधिक निर्मित हुई क्या? धातु मूर्तियां ज़्यादा बनी, पाषाण मूर्तियां ज़्यादा बनी, मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा बनी या फिर तीनों टाइप की मूर्तियां ज़्यादा बनी? चोल काल की बात हो रही है। चोल काल में जो ज़्यादा बना है वो धातु वाली मूर्ति ज़्यादा बना है, तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों। ए इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है? नाम भारत भवन भोपाल का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, शांति निकेतन कला परिषद बोलपुर का है और कला निकेतन कोल्हापुर का नाम दे दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा है विश्वविद्यालय संग्रहालय है, उसका नाम क्या होगा मित्रों? तो भारत का कला भवन संग्रहालय, जो फाइनली वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा अपना 8 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कह रहा है स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय क्या बोस्टन में है, पेरिस में है, लंदन में है या फिर बीजिंग में है? स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये संग्रहालय आपके बोस्टन में है। राइट आंसर जो लगाइएगा वो फर्स्ट के साथ लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा जा रहा है हाथी दांत की
अद्भुत कला दिखाई देती है? हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है मीनाक्षी मंदिर में, वेंकटेश्वर मंदिर में, सीतारंगम मंदिर में या फिर सरस्वती मंदिर में। हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है तो हाथी दांत की अद्भुत कला आपको मीनाक्षी मंदिर में देखने को मिलेगी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया अजंता की सर्वाधिक प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? नाम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का है, खुदा बख्श पुस्तकालय बांकीपुर का है और प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई का नाम दे दिया गया। अजंता की मैक्सिमम प्रतिलिपियां कहाँ हैं, ज़्यादा प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो अजंता की बात कर रहा है। अजंता जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 30 गुफाएं हैं, उसका मैक्सिमम डाटा प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में है। तो राइट आंसर्स बम्बई के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनाइएगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है 11 से प्राप्त याक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में है? नाम पटना संग्रहालय का है, मथुरा संग्रहालय का है, ग्वालियर संग्रहालय का है और सारनाथ संग्रहालय का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है 11 से प्राप्त याक्षी की मूर्ति कौन से संग्रहालय से है? तो याक्षी की मूर्ति की अगर बात करते हैं ग्वालियर संग्रहालय आंसर्स बनता है। राइट आंसर्स मित्रों आपको सी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। पूछा गया अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है मित्रों, उसमें पूछा गया ऊपर जो शेर हैं उनकी संख्या क्या 4 है, 5 है, 3 है या फिर 2 है? कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो वहाँ सिंहों की संख्या आप देखिएगा 4 देखने को मिलेंगे। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अशोककालीन सिंह स्तंभ स्थित है। अशोककालीन सिंह स्तंभ यहाँ स्थित है, फिर वही पूछ लिया गया। 4 के साथ लगा लो भाई। आप जानते हो सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है। लेकिन अब क्वेश्चन गलती से टाइप है तो उसके लिए आप 4 लगा लीजिएगा। सिंह की संख्या ही समझ लो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलता है। आपसे क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? नाम वुडकट और प्लेनोग्राफी का है, नाम ड्राई पॉइंट और एक्वांटेंट का है, नाम एचिंग और सेरीग्राफी का भी है और कैलियोग्राफी मैजेंटो टिंट का नाम दे दिया गया है। आपसे इंटेग्लियो पद्धति के बारे में पूछा गया। इंटेग्लियो पद्धतियां हैं, नाम ड्राई पॉइंट और एक्वांटेड के साथ लगाइएगा। बी के साथ आप सही जवाब बना लीजिएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन से अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? नाम श्रीधर महापात्रा का है, रघुनाथ महापात्रा का है, सुखवीर श्रृंगल का है और नित्यानंद महापात्रा का नाम दे दिया गया। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? तो अकादमिक शैली की अगर हम चित्रकार की बात करते हैं श्रीधर महापात्रा सही जवाब बनता है। ए के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पियरो डेला फ्रांसिस्का। पियरो डेला फ्रांसिस्का डाडाडाड का एक इटली का चित्रकार था। नाम गोथिक काल का है, मध्ययुगीन काल का है, प्रारंभिक पुनर्जागरण टाइम का है और रोकोको अवधि का दे दिया गया। पियरो डेला फ्रांसिस्का आपसे पूछा गया। पियरो डेला फ्रांसिस्का मित्रों अगर संबंध पूछा जाए तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल आंसर्स बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना आएगा 17 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पुनर्जागरण क्रांति। पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों में मेसेचियो हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं और जॉर्जियो हैं। इनके सृजन में किस कला शैली की पुनरावृत्ति है? कौन सी कला शैली दोहराई जाती है, पुनरावृत्ति होती है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की पुनरावृत्ति होती है, प्रारंभिक ईसाई और गोथिक शैली की पुनरावृत्ति होती है, शास्त्रीय और गोथिक शैली की पुनरावृत्ति होती है या फिर बरोक और रोकोको की पुनरावृत्ति होती है। तो पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों के द्वारा जो फाइनली कला शैली का पुनरावृत्ति होता है वो शास्त्रीय और गोथिक है। राइट आंसर्स आप सी के साथ बनाइएगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर्स बैठ रहा है। आगे चला जाएगा। आपका क्वेश्चन 18 नंबर है। पूछा गया उत्तर पुनर्जागरण कला का समय था। उत्तर पुनर्जागरण कला का समय था 1425 से 1500 ईस्वी, 16वीं शताब्दी का अंत
15 से 1530 ईस्वी या फिर 19वीं सदी। आपसे उत्तर पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया तो 16वीं सदी का अंत आंसर बनेगा। सी के साथ आपको यहाँ पे आंसर लगा लेना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? नाम वुडन का है, रबड़ का है, मेटल का है और स्टोन का नाम दे दिया गया। प्रिंटिंग मेकिंग में गाढ़ेपन की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता हो जाती है? तो सतह वहां मेटल की रहेगी मित्रों, मेटल। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे 20 नंबर क्वेश्चन से कह रहा अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। नाम अप्पू घर का है, ओलंपिक खेल का है, जर्मन सर्कस का है या फिर एशियाई खेल का है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था, तो अप्पू प्रतीक जो है वो एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। राइट आंसर आपको डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं? रेखा कहते हैं, पोत कहते हैं, आकार कहते हैं या फिर स्केच कहते हैं। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम क्या नाम दे पाते हैं? तो एक गतिशील बिंदु है, ऐसे बिंदु ही आगे बढ़ता जा रहा है। अब बिंदु अगर ज़्यादा पास पास होगा तो वो रेखा बन जाएगी मित्रों। तो राइट आंसर से रेखा की परिभाषा है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 22 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? बर एक प्रभाव है काष्ठ का, कैनवास का, धातु का या फिर स्टोन का। बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो बर एक प्रभाव है जो प्रभाव डालता है धातु पर। तो राइट आंसर धातु देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाता है? नाम 26 का है, 28 का है, 24 का है और 22 का है। मित्रों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रहा है, क्योंकि कई बार आंसर 28 बन जाता है, कई बार आंसर 24 बन जाता है, बहुत बार तो 22 भी बना है, बहुत बार तो 20 भी बना है। तो ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। फिलहाल यहाँ हम बी के साथ आंसर्स लगाते हैं, लेकिन कई बार हमने 28 और 22 को भी पढ़ा है, लगाया है, आंसर समझा है। यहाँ सही जवाब हम बी के साथ लगा ले रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चंस अगर ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आएँ तो एकदम फैक्ट्स आंसर्स के साथ हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। इनमें से कौन मूर्तिकार है? नाम रामकिंकर वैस का है, अनुपम सूद का है, एम.एफ. हुसैन का है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है इनमें से कौन मूर्तिकार है। अब अगर आप समसामयिक कलाकार अच्छे ढंग से पढ़े हो तो आप बता पाओगे कौन चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है। इसमें से रामकिंकर वैस आंसर्स लगाओ, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है द लाइफ ऑफ अ वर्जिन। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? चित्रकला है, वुडकट है, भित्तीय चित्र है या फिर मूर्तिकला है। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन की अगर बात हो रही है तो ये वुडकट रचना है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? चित्रकला में, लिथोग्राफी में, धातु की ढलाई में या फिर पोस्टर में। कोंते का प्रयोग किस में किया जाता है? अगर कोंते के प्रयोग की बात आती है, लिथोग्राफी आंसर्स बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है विचारक हुम किस राष्ट्र के थे? नाम इटली का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है और ग्रीक का नाम दिया गया। विचारक हुम के बारे में पूछा गया। अगर हुम का देश पूछा जाता है तो ब्रिटेन के साथ आंसर्स बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाए 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों डिजाइन में पूर्ण रंग, पुनर्प्रकृति, फुल पावर, रिप्रोडक्शंस। तो आपसे कह रहा है कि डिज़ाइन में पूर्ण रंग, पुनः प्रतिकृति यानी दोबारा से आप उसमें भरो रंग को, इसके लिए मुख्य पिगमेंट्स कौन सा है? तो मित्रों देखो डिज़ाइन में अगर हमें पूर्ण रूप में रंग भरना है, गुलाब हमने बनाया है तो गुलाब में पत्ती किस कलर की होगी, डाल किस कलर की होगी, फाइनली गुलाब का जो फूल है वो कौन से कलर का होगा। तो ये एनिमेशन पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति होता है और ये
सियान मेजेंटा और येलो से बनेगा, रेड ग्रीन और ब्लू से बनेगा, ब्राउन ब्लैक और ब्लू से बनेगा, या फिर ऑरेंज इंडिगो और वायलेट से बन जाएगा। आपको बताना है किससे बनेगा। तो डिजाइन में अगर हमें पूर्ण रूप में रंग की पुनर्कृति करनी है मित्रों, तो उसके लिए फाइनली सियान मेजेंटा और येलो सही जवाब बनेगा। ए के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, अश्व किसका वाहन है। नाम यम का है, इंद्र का है, वरुण का है और वायु का है। अश्व किसका वाहन है, तो अश्व वायु का वाहन है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, लास्ट सपर है, सनफ्लावर है, ग्वेर्निका है या फिर बर्थ ऑफ वीनस है। पिकासो का अगर प्रसिद्ध चित्र आपसे पूछा जा रहा है तो आप ग्वेर्निका के साथ आंसर्स लगाओ, बी के साथ सही जवाब बना लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। पूछा गया सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं। नाम भारत का है, श्रीलंका का है, नेपाल और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सिगरिया की गुफाएं किस देश में है आपसे पूछा गया। अगर सिगरिया पूछा जाए कहाँ पे है तो आपको श्रीलंका याद रखना होगा। भारत का ये नीचे वाला देश जो पड़ोसी देश है, ये श्रीलंका में सिगरिया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल क्या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में है या फिर पटना संग्रहालय बिहार में है। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। रामपुरवा अगर बुल कैपिटल की हम बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली आंसर्स बनता है। सी के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। पूछा गया फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। नाम सेंजा का दिया गया, गोया का दिया गया, पिकासो और मातिस का नाम है। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। अगर फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार पूछा जा रहा है तो नाम मातिस के साथ बैठेगा। सही जवाब डी के साथ लग जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर हम बना लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है धन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। हर्ष के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, आनंद वर्धन के द्वारा या फिर नंदलाल बोस के द्वारा। धन्य लोक के बारे में पूछा गया। धन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। ध्वन्य लोक की अगर बात आती है आनंद वर्धन राइट आंसर्स हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, जयपुर में है, हैदराबाद में है, पटना में है या फिर बड़ौदा में है। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है मित्रों। अगर जंतर मंतर के लोकेशन की बात आए तो जयपुर आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग, इसके लेखक हैं WG आर्चर हैं, ई डिकन्सन है, MS रंधावा हैं और S पिगोट का नाम दे दिया गया है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के बारे में पूछा गया। अगर आपसे किशनगढ़ पेंटिंग का राइटर पूछा जा रहा है तो ई डिकन्सन आंसर्स होना चाहिए। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना चाहिए, बी इज द राइट आंसर्स बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। नाम राष्ट्रीय संग्रहालय कराची का है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली का है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया। डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा गया। अगर डांसिंग गर्ल हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आंसर्स बनता है। सी के साथ सही जवाब लगाना पड़ जाता है, शी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। आपसे कह रहा है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, कला दीर्घा के थे, ललित कला के थे, समकालीन कला के थे या फिर कला त्रैमासिक के थे। आपसे पूछा गया डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक रहे हैं। अब संपादक की अगर बात आएगी तो कला में एक पत्रिका छपती, वो आपकी समकालीन कला होती है, तो उसके संपादक रहे। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर सॉल्व होगा। 39 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो कह रहा है अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा था आंद्रे ब्रेटेन ने, मैक्स हॉर्नेस्ट ने, सेल्वाडोर डाली ने या फिर जॉन मीरो ने। आपसे अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र पूछा गया, कौन लिखता है।
तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र लिखा जाता है वो आंद्रे ब्रेटन के द्वारा लिखा जाता है। राइट आंसर आंद्रे ब्रेटन बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? नाम ओलियोग्राफ्स का है, शेरीग्राफ का है, कैलोग्राफ का है और लिथोग्राफ्स का है। पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया है? अगर एंडी वारहोल के प्रयोग की बात आती है तो शेरीग्राफ आंसर्स बनता है। सी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? नाम सौमित्र मोहन का है, आनंद कृष्ण का है, विनोद भारद्वाज का है और मुल्कराज आनंद का नाम दे दिया गया। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था आपसे पूछा गया है। अगर मार्ग पत्रिका के संपादक की बात आएगी तो मुल्कराज आनंद सही जवाब बनेगा। डी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लाएंगे। 42 नंबर होगा। आपसे कह रहा है भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? नाम कल्याण कृष्ण का है, कंवल कृष्ण का है, आनंद कृष्ण का है और राय कृष्ण दास का नाम दे दिया गया। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? अगर भारतीय मूर्तिकला के लेखक की बात आएगी तो राय कृष्ण दास आंसर्स बनेगा। डी के साथ सही जवाब लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। पूछा गया अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया? नाम 1912 का है, 1914 का है, 1910 का है और 1916 का नाम दिया गया। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत होता है? तो अमूर्त कला का पहला जो घोषणा पत्र है 1910 में फाइनली ये आपका प्रस्तुत होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गैंगकोण चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? नाम राज राजा चोल का है, परांतक फर्स्ट का है, राजेंद्र चोल फर्स्ट का है और आदित्य फर्स्ट का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गैंगकोण चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था? मंदिर बनवाने का जो काम है इसमें से जो गैंगकोण वाला है ये फाइनली राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। नाम फ्रांस का है, युगोस्लाविया का है, इटली का है और बोलीविया का नाम आपकी स्क्रीन पे है। माइकल एंजेलो का जन्म आपसे पूछा गया। अगर माइकल एंजेलो का जन्म पूछा जा रहा है तो राइट आंसर इटली बन रहा है मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। आगे चला जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? नाम चांडो रागमाला का है, गीत गोविंद का है, चुनार रागमाला का है और परिवर्ती बूंदी रागमाला का नाम दे दिया गया। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो राजस्थान का पुराना भी है और प्रारंभिक भी है। वो रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है मित्रों। राइट आंसर चुनार रागमाला लगाओ। बी के साथ सही जवाब बनाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा, 47 नंबर है। कह रहा है एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है? छपाई कहते हैं, एक रंग का कहते हैं, स्थानीय रंग कहते हैं या फिर एकालाप कहते हैं। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है? तो उसके लिए एक रंग का है ऐसा कहा जा सकता है। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स और उसके साथ स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्चर्स के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है। विंसेंट वैन गॉग का नाम है, E.H. ग्रोमविच का नाम है, गुस्ताव कुर्वे का नाम है और जॉर्जियो वासारी का नाम दे दिया गया। आपसे लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स की बात करें या फिर स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्चर्स की बात करें तो फाइनली जो राइटर हैं वो जॉर्जियो वासारी हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ, ग्रीस में हुआ, हॉलैंड में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो सही जवाब फ्रांस बनता है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ लगाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है। कह रहा है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? नाम रंग प्रसंग का है, कला दीर्घा का है, कला वार्ता और कला
प्रयोजन का नाम दिया गया, प्रयाग शुक्ल के बारे में पूछा गया, रंग प्रसंग आंसर्स बनता है, तो फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सांची स्तूप किस लिपि में संदेश खुदा हुआ होता है। तो सांची स्तूप में फाइनली कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है, नाम ब्राह्मी लिपि का है, कीलाक्षर का है, देवनागरी का है और खरोष्ठी का नाम दे दिया गया। सांची स्तूप पर कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है मित्रों, तो संदेश ब्राह्मी लिपि में है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलते हैं, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था, नाम इंग्लैंड का है, इटली का है, जर्मनी का है और स्पेन का नाम दिया गया। सल्वाडोर डाली का जन्म जो है वो कौन से देश में हुआ था, जब देश की बात आए तो स्पेन के साथ आंसर्स लगाओ, डी के साथ आप सही जवाब बना लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेष करके कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है। तो कवच कवर से प्रभावित होने वाले हिरणमय राय चौधरी हैं, पी.वी. जानकी रमन हैं, एक्का यादागिरी राव हैं या फिर दिलीप शाह हैं। दक्षिण भारत की परंपरा है मूर्तिकला से विशेष करके कवच कवर से वो प्रभावित होते हैं, उनका नाम पी.वी. जानकी रमन होता है। तो राइट आंसर पी.वी. जानकी रमन देना पड़ेगा, बी के साथ आपको राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, पूछा गया श्रीलाल शुक्ल डाडाडाट के लेखक हैं, नाम गबन का है, सुहाग के नुपुर का है, राग दरबारी का है और गुजिश्ता लखनऊ का नाम दिया गया। श्रीलाल शुक्ल किसके राइटर हैं, तो मित्रों चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप राग दरबारी के साथ आंसर्स देंगे, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली यहाँ पे लगाएंगे। सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, बृहद कला कोश के लेखक हैं, ज्योतिष जोशी हैं, रूप नारायण बाथम हैं, शेखर सेन हैं या फिर विनोद भारद्वाज हैं। बृहद कला कोश के लेखक कौन है आपसे पूछा गया। अगर बृहद कला कोश के राइटर का नाम पूछा जा रहा है तो विनोद भारद्वाज आंसर्स बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 56 नंबर है, वायरल विज्ञापन का आशय है। वायरल विज्ञापन का आशय है इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन रूप, या फिर जातिवादी और लिंगभेदी विज्ञापन, या फिर विज्ञापन में महिलाओं को और अधिक अधिकारिता देने वाला विज्ञापन, या फिर विज्ञापन व्यवहार में लिंग और जातीयता। आपसे वायरल विज्ञापन के बारे में पूछा गया तो इंटरनेट का उपयोग करके जो तैयार किया जाता है विज्ञापन रूप, वो वायरल विज्ञापन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चंस क्या आता है मित्रों, 57 नंबर क्वेश्चंस आता है, कह रहा है राय कृष्णदास संबंधित थे, नाम सिनेमा का है, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट्स का है, वास्तुकला का है और कला इतिहास का नाम दे दिया गया। राय कृष्णदास संबंधित थे, राय कृष्णदास संबंधित थे, आपसे पूछा गया राय कृष्णदास किससे संबंधित थे, तो मित्रों कला इतिहास से इनका संबंध है। सही जवाब डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द अम्ब्रेलाज है, जापान यूएसए है, निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है, नाम रुमाना हुसैन का है, क्रिस्टो का है, पीत पाल सचदेव लाडी का है और सेबा छाची का नाम दे दिया गया। द अम्ब्रेलाज की बात हो रही है, जापान यूएसए की बात हो रही है, ये किसकी कलाकृतियां हैं मित्रों, तो ये कलाकृतियां आपकी क्रिस्टो की हैं। किसकी हैं, क्रिस्टो की हैं। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेमंड ड्यूसो विरलो की हॉर्स शीर्षक मूर्ति किससे बनी हुई है। हॉर्स शीर्षक मूर्ति स्टील की है, ग्रेनाइट की है, कांसा की है या फिर मार्बल की है। रेमंड ड्यूसो विरलो की हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति है मित्रों, ये कांसा में बनी हुई है। तो राइट आंसर कांसा लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, पूछा गया A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। नाम 210 × 297 मिमी का है, 297 × 420 मिमी का है, 210 × 287 मिमी का है या फिर 228 × 287 मिमी का है। A4 कागज का जो वास्तविक माप आता है मित्रों, वो आपका 210 × 297 मिमी है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। आगे चला जाए,
अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है, आपसे पूछा गया चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, अच्छा कागज और कलम है, अच्छा दृश्य है, अच्छा संयोजन है या फिर अच्छा रेखांकन है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए जो सबसे बढ़िया काम है वो अच्छा संयोजन है। संयोजन अच्छा होगा, चित्र अपने आप अच्छा बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर है, कह रहा है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लोड मोने थे, पाल गुंगवा थे, एडवर्ड मोने थे या फिर विंसेंट वैन गॉग थे। आपसे सनराइज इंप्रेशन के बारे में पूछा गया। मित्रों, अगर सनराइज इंप्रेशन की बात हो रही है तो आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे? ये भी बहुत विवादित क्वेश्चंस है, कई बार पूछा गया है और अक्सर लोग गलत करते हैं, याद रखना। सनराइज इंप्रेशन जल्दी से बताइए मित्रों, सही जवाब क्या बनेगा? एम। सनराइज इंप्रेशन चित्र किसका है? सही जवाब देना, सही जवाब देना। सनराइज इंप्रेशन, सनराइज इंप्रेशन याद रखना। बहुत बार आंसर्स एडवर्ड मोने लोग लगाए हैं लेकिन गलत है, ये क्लोड मोने की रचना है, समझ लेना। फ्रांस में ये कलाकार किसके लिए? इम्प्रेशनिज्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्लोड मोने, याद रखना। वुमेन इन गार्डन इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। कौन सी है? वुमेन इन गार्डन, एक बगीचा में एक औरत है, ये वाली रचना बहुत अच्छी है, याद रखना। लेकिन सनराइज इंप्रेशन हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब रचनाएं इनकी अच्छी हैं। हेक्सटैक्स हो गया, ये सब क्लोड मोने की रचना है, तो इसमें अब आपको गलती नहीं करनी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली आपको लगा लेना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन और नीला घटकों में अलग अलग किया जाता है। नाम हार्ड डिस्क का है, मेमोरी कार्ड का है, पेन ड्राइव का है और डिजिटल स्कैनर का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है मूल कला को किसके द्वारा रेड और ग्रीन के साथ नीले में हम अलग कर पाते हैं? तो ये फाइनली डिजिटल स्कैनर में हो पाता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 64 नंबर होगा, पूछा गया मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? नाम वाल्सन का दिया गया, एस राधाकृष्णन का दिया गया, सोमन का दिया गया और कन्हई कुन्ही रमन का नाम दिया गया। मुक्कोला पेरुमल, मुक्कोला पेरुमल की अगर बात आती है, राइट आंसर्स कन्हई कुन्ही रमन है। राइट आंसर्स डी के साथ बैठ रहा है, डी इज़ द राइट आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं वो हैं चक क्लॉस, नाम जस्पर जोन्स का है, हम्पर्स का है और जो है एरिस्टाइड मेलोल का है। आपसे पूछा गया कि 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, प्रतिपादक रहे हैं, तो मित्रों वो कौन रहे हैं? उनका नाम हंस अर्प है, तो राइट आंसर्स हंस अर्प लगाइए, बी के साथ सही जवाब बनाइए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसके चित्रित करने का काम रहा विशन दास का, विशितर का, बशामन का या फिर अबुल हसन का। अकबरनामा जो अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है उसमें चित्र रचना कौन करता है? तो चित्र रचना बशामन करते हैं, याद रखना। राइट आंसर्स बसामन बनेंगे, बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है, आपसे कह रहा है गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? नाम बोरेक्स का है, शुगर का है, अमोनियम क्लोराइड का है और सादा नमक यानी सोडियम क्लोराइड का नाम दिया गया। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है मित्रों? तो एल्यूमिनियम की अगर सफाई करनी है तो अमोनियम क्लोराइड से की जाएगी। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर है, पूछा गया फैट चेयर। फैट चेयर निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जॉन केज की है, नून जून पाइक की है, जोसेफ वायस की है और जॉर्ज पिट्सो की है। आपसे पूछा गया फैट चेयर। फैट चेयर
अगर हम फैट चेयर की बात करते हैं तो राइट आंसर जोसेफ बायश बनता है, राइट आंसर बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू, गट्टू का निर्माण किया था आर के नारायणन ने, के एस कुलकर्णी ने, अजीत निनान ने या फिर आर के लक्ष्मण ने। गट्टू का निर्माण किया था आपसे पूछा गया, तो गट्टू का निर्माण जो है वो आर के लक्ष्मण करता है, राइट आंसर डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्टेशन आपसे कह रहा है जो ब्लैक है, ब्लैक को निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ा जाता है। पूर्ण रंग प्रतिकृति ब्लैक को कैसे जोड़ते हैं, स्पॉट कलर से जोड़ देते हैं, की कलर से जोड़ देते हैं, द्वितीय कलर से जोड़ देते हैं या फिर तृतीय रंग से जोड़ देते हैं। पूर्ण रंग प्रतिकृति है ब्लैक, ब्लैक को किससे जोड़ा जाएगा, तो मुख्य रंग यानी की कलर से जोड़ दिया जाएगा। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आ रहा है 71 नंबर, कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, चार्ल्स कोरिया, फिलिप जॉनसन, ली कार्बूजियर या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था पूछा गया, तो ली कार्बूजियर आंसर्स है, बी के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द थिकर नामक मूर्ति किसकी है, नाम ड्यूरर का है, रॉफेल का है, माइकल एंजेलो का है और रोंदा का नाम दे दिया गया। द थिंकर के बारे में पूछा गया, द थिंकर जो मूर्ति आती है मित्रों रोंदा की रचना है, तो राइट आंसर हम डी के साथ लगा लेंगे, डी इज़ द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चलेंगे 73 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ब्लू पॉटरी, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान के पृष्ठभूमि में कौन था, नाम के वी जिन्ना का है, देवीलाल पाटीदार का है, कृपाल सिंह शेखावत का है और मनसिमरन सिंह का नाम दे दिया गया है। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर पृष्ठभूमि की बात हो रही है कृपाल सिंह शेखावत सही जवाब बन रहे हैं, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेशा पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल के बारे में इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग सही जवाब बनेगा, डी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है, आपसे कह रहा है विश्व भर का सुविख्यात लोगो है, कौन सा पहचान है लोगो है, जो मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्चेज है, रेड क्रॉस वाला है, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक है या फिर मर्सिडीज स्टार है, क्या है मर्सिडीज स्टार है। आपसे कह रहा है विश्व भर का सुविख्यात लोगो कौन सा है, तो विश्व भर का जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लोगो है वो ओलंपिक का जो 5 घेरों वाला ये वाला आपका प्रतीक होता है, जिसमें 5 घेरे हैं ये वाला है, तो राइट आंसर आप सी के साथ लगा लो। आगे चला जाएगा 76 नंबर आता है, आपसे कह रहा है 1873 में, क्या 1843 में, 73 नहीं 1843 में हास्य और व्यंग डिजाइनिस्ट को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द में पहली बार उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रकाशन को जाता है, पंच को जाता है, ले चारिवारी को जाता है, सिम परलिसियम को जाता है या फिर क्रिएटिव कैमरा को जाता है। कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का जो श्रेय जाएगा मित्रों वो पंच को जाएगा, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है किस प्रमुख पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, मानबुकर में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, नोबेल में दी जाती है, ज्ञानपीठ में दी जाती है या फिर ग्रैमी अवार्ड में दी जाती है, तो वाग देवी की प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है, राइट आंसर बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों वर्ष 1991 में जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना किस संग्रहालय में हो जाती है, नाम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन का है, लिब्रू संग्रहालय पेरिस का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है और नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय लंदन का दिया गया। 1991 में फाइनली जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना होती है। अब इंडियन आर्ट की बात हो रही है तो विदेश में ही होगी, विदेश में लंदन में हुई है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन आंसर्स बन रहा है, ए इज द राइट आंसर्स लग रहा है। आगे चला जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है क्या हाफिज सिराजी की मज़ार किस शहर में स्थित है, नाम कराची का दिया गया, जौनपुर का दिया गया, सिराज का दिया गया और
बदखशा का दिया गया। हाफिज राजी की मज़ार आपसे पूछा गया कहाँ लोकेटेड है। लोकेशन की बात आए तो सिराज आंसर्स लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। ग्रंथ चित्रों की बहुलता किसके युग की चित्रकारी का एक प्रमुख विशेषता रहा है। नाम बाबर का है, जहांगीर का है, अकबर का है, शाहजहां का है। ग्रंथ चित्रों की बहुलता किस युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है, तो वो फाइनली अकबर के काल की रही है। ग्रंथ चित्रों का खूब ज़्यादा काम अकबर के टाइम पे हुआ है। चाहे आप रामायण देखो, महाभारत देखो, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं तो अकबर के टाइम पे हुई हैं। राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। पूछा गया अकबर कालीन चित्रों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है। 2 श्रेणी, 4 श्रेणी, 5 श्रेणी या फिर 6 श्रेणी। अकबर कालीन चित्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया, तो 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र का चित्रण किसने किया। नाम बसावन का है, दशवंत का है, अबू शमद का है और मीर सैयद अली का नाम दिया गया। एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र किस में चित्रित किया है। अगर सही जवाब की बात आती है, राइट आंसर्स बशामन बनता है। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। नाम लखनऊ का है, चंडीगढ़ का है, भोपाल का है और रांची का है। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है तो रांची के साथ आंसर्स लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चंस जब परीक्षा नज़दीक आती है तो और ज़्यादा करा दिए जाएंगे, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी। नाम डेमिले नेल पीटर्स का है, कैरिओना ग्रे का है, नेहल चुदासमा का है और एंजेला पांस का नाम दिया गया। मिस यूनिवर्स 2018 नाम कैटरीओना ग्रे का है, तो राइट आंसर वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आता है। आपसे कह रहा है एफिल टावर के स्थापत्यकार गुस्ताव एफिल का जन्म 1832 में कहाँ हुआ था। नाम इंग्लैंड का है, इटली का है, फ्रांस का है, मैक्सिको का नाम दिया गया। एफिल टावर के स्थापत्यकार हैं गुस्ताव एफिल। उनका जो जन्म है वो फाइनली फ्रांस में हुआ है, तो राइट आंसर्स फ्रांस में लगाइएगा। 1832 में जन्म हुआ। बी के साथ आंसर्स बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। नाम गुस्ताव एफिल का है, गुस्ताव कुर्वे का है, एडविन स्लोटेंस का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की डिज़ाइन पूछी जा रही है, तो राइट आंसर्स आपका गुस्ताव एफिल बन रहा है। ए के साथ सही जवाब लग रहा है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 87 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। किंग है, वल्चर और ग्राफिन है, ये किसने चित्रित किया। नाम मंसूर का है, बेहजाद का है, बशामन का है और मीर सैयद अली का नाम दिया गया। किंग है, वल्चर और ग्राफिन है। आपसे पूछा गया कौन चित्रित करता है। सही जवाब जो बनेगा वो उस्ताद मंसूर बनेंगे, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था। नाम कुतुब फलसर दिल्ली का है, कोंडा गुल्लार केरला का है, पानीपत हरियाणा का है और अजमेर राजस्थान का नाम दे दिया गया। भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया आपसे पूछा गया, तो पहला मकबरा केरला में कोंडा गुल्लेर बन रहा है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत में प्रथम मकबरा जो कि चेरामान जुमा मस्जिद है, मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया था। नाम कोंडा गुलार केरला का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, बीजापुर कर्नाटका का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अभी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, बस यहाँ नाम शामिल हो गया कि मलिक बिन दिनार के द्वारा बनवाया गया था और कोंडा गुल्लार केरला में बनता है, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आता है। अंबाजी संगमरमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मस्जिद के लिए किया गया है। अंबाजी संगमरमर का जो प्रयोग है एलोरा में हुआ,
खजुराहो में हुआ, दिलवाड़ा में हुआ या फिर कोणार्क में हुआ। अंबाजी संगमरमर का अगर प्रयोग पूछा जा रहा है मित्रों तो राइट आंसर दिलवाड़ा बैठेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर आएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। नाम घड़वा कलाकार का है, झाग कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और बेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। अब कौन सा कार्य है वो घड़वा कलाकार रहे मित्रों, उनके कार्यों से फाइनली इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं। नाम अटाला मस्जिद जौनपुर का है, बाबरी मस्जिद पानीपत का है, जामा मस्जिद दिल्ली का है और जामी मस्जिद धार का नाम दिया गया। मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं मित्रों, तो मकबरे से जुड़े जो तोरण हैं वो आपके अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 93 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। महमूद गमन का मदरसा कहाँ स्थित है। बीदर में है, दौलताबाद में है, गुलबर्गा में है या फिर हैदराबाद में है। महमूद गमन का जो मदरसा है वो कहाँ लोकेटेड है, तो फाइनली वो बीदर में है। राइट आंसर्स आप बीदर लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। नाम टालमी प्रथम फिलाडेल्फस का है, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का है, सिकंदर महान का है और उपयुक्त में से कोई नहीं नाम दिया गया। अलेक्जेंडर का प्रकाश स्तंभ किसके शासनकाल के दौरान होता है मित्रों, तो राइट आंसर जो बनेगा वो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस बनेगा। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है क्या श्यामा चकेवा की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र की हैं, पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र की हैं, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे श्यामा चकेवा की मूर्तियाँ पूछा गया, तो श्यामा चकेवा की जो मूर्तियाँ हैं मित्रों वो फाइनली बिहार के मिथिला क्षेत्र की हैं, इसलिए जो राइट आंसर्स लगाइएगा वो आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बना दीजिएगा। आगे चला जाएगा। 96 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आर्टेमिस का मंदिर जिसे डायना का मंदिर कहा जाता है कहाँ स्थित है। नाम पेरिस का है, ईरान का है, तुर्की का है और ग्रीस का नाम दिया गया। डायना का मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। सही जवाब तुर्की बन रहा है, राइट आंसर्स बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 97 नंबर क्वेश्चन है। कांस्य मूर्ति शिल्प का पहला उदाहरण प्राप्त होता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी का, तंजौर से प्राप्त नटराज शिव का, कटरा से प्राप्त बुद्ध का या फिर इनमें से कोई नहीं। कांस्य मूर्ति शिल्प का जो पहला उदाहरण है वो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का। तो राइट आंसर जो बन रहा है वो फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आ रहा है। सिटी ऑफ रोमियो जूलियट कहते हैं, वेरोना को कहते हैं, लंदन को कहते हैं, रोम को कहते हैं या फिर तुर्की को कहते हैं। सिटी ऑफ रोमिनो या रोमियो जूलियट पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ रोमियो जूलियट जिसे कहा जाता है वो शहर आपका क्या है मित्रों, वो शहर आपका वेरोना है। क्या है, वेरोना। तो राइट आंसर वेरोना लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आ रहा है। आपसे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लगभग 3000 ईसा पूर्व की कांस्य में बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। नाम पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो से है, दक्षिण भारत के आदिन नालूर से है, बिहार के सुल्तानपुर से है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। मातृ देवी की प्रतिमा पूछी गई है मित्रों। राइट आंसर जो बनेगा वो दक्षिण भारत के आदि चलना लूर सही जवाब बनेगा, दक्षिण भारत का आदिल चलना लूर राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या हम 100 की बात कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है। नाम टेराकोटा हॉर्स का है, कांथा टेक्सटाइल का है, हैंडीक्राफ्ट का है और मार्बल स्टैचू का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर्स टेराकोटा हॉर्स बन रहा है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो।
ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? नाम लखनऊ का अधिवेशन है, दिल्ली का अधिवेशन है, इलाहाबाद का अधिवेशन है और कलकत्ता का अधिवेशन नाम दिया गया। राइट आंसर्स कलकत्ता लग रहा है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आ रहा है। गैलरी गोल्ड, गैलरी गोल्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या फिर पेरिस में है? गैलरी गोल्ड की अगर बात आती है तो गैलरी गोल्ड जो लोकेटेड है मित्रों वो कोलकाता में है। राइट आंसर्स आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है अनुकृति आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? नाम प्रयागराज का है, गोरखपुर का है, लखनऊ और पणजी का नाम दिया गया। अनुकृति आर्ट गैलरी की बात हो रही है। अगर अनुकृति आर्ट गैलरी का लोकेशन पूछा जाए तो प्रयागराज बनता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे 104 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पित्रादुरा पिच्चीकारी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग दिखाई देता है भारत में 1600 ईस्वी के आसपास, रोम में 1600 ईस्वी के आसपास, मिस्र में 3000 ईस्वी के आसपास या फिर इनमें से कोई नहीं। पित्रादुरा के बारे में पूछा गया तो ये रोम में दिखाई देता है, 1600 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। तो राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलना। एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया? एडोब फोटोशॉप को क्या एडोबी सिस्टम इंक ने विकसित किया है? क्या चोल्स गोश्के जान वारनाक जो है वारनॉक के द्वारा विकसित किया गया, एप्पल मॉर्कोटोन्स के द्वारा विकसित किया गया या फिर माइक्रोमीडिया के द्वारा एडोब फोटोशॉप को विकसित किया गया? एडोब फोटोशॉप की अगर बात आती है तो एडोबी सिस्टम इंक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त हुई है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई, बर्किंघम संग्रहालय आर्ट गैलरी इंग्लैंड या फिर लिब्रू संग्रहालय पेरिस। आपसे गुप्त काल की प्रतिमा है, बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा है, बिहार सुल्तानपुर से प्राप्त होती है। कहाँ पे रखी है? तो ये आपको बर्किंघम संग्रहालय आर्ट एंड गैलरी इंग्लैंड में देखने को मिलेगी। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 107 नंबर। आपसे कह रहा है बांकुरा जनपद विशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए, मार्बल के लिए, पटचित्र के लिए या फिर कलमकारी के लिए? बांकुरा जनपद का विशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो विशनपुर की जो प्रसिद्धि है वो आपके टेराकोटा मंदिर के लिए है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। ए इज़ द राइट आंसर लग रहा है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दुनिया का पहला व एकमात्र संग्रहालय जिसमें हनुमान के विविध रूप के 300 साल पुरानी 600 से अधिक मूर्तियां, चित्र और मुखौटे इत्यादि का अद्भुत संग्रहालय देखने को मिलता है। 600 से ज़्यादा मूर्तियां, 300 साल से ज़्यादा पुराने दृश्य वो भी एक ही मात्र जगह पे मिल जाता है। नाम गुरुग्राम हरियाणा वाले संग्रहालय का है, विजयनगर कर्नाटका वाले का है, वाराणसी उत्तर प्रदेश वाले का है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है। अब हनुमान जी का दृश्य मित्रों, तो हनुमान जी ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा, यानी सही जवाब गुरुग्राम हरियाणा बन रहा है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिरेमिक सिटी, सिरेमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। रामपुर है, जयपुर है, खुर्जा है, कांगड़ा है। सिरेमिक सिटी की अगर बात करते हैं तो खुर्जा बुलंद शहर वाला एकदम सही जवाब बैठता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से वास पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्रकार है? अरुण जेटली हैं, अभिनव गुप्ता हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं या फिर लालजीत अहिर है? आपसे कह रहा है वास पेंटिंग का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सही जवाब हैं। सी के साथ सही जवाब बन रहा है। अगला क्वेश्चन से 110 नंबर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है? 110 नंबर कह रहा है दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया? टोक्यो जापान में, बीजिंग चीन में, नई दिल्ली भारत में या फिर लंदन ब्रिटेन में? दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय जो खोला जाता है मित्रों वो आपके टोक्यो जापान में खोला जाता है। तो राइट आंसर टोक्यो जापान लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 112 नंबर है। कह रहा है देश के नागरिकों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाम 1950 का है, 1953 का है, 1951 का है, 1954 का नाम दिया गया।
आपसे कह रहा है भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना कौन से वर्ष हो जाती है, तो 1954 आंसर्स बनता है। सही जवाब 1954 लगाना पड़ता है। आगे 113 नंबर क्वेश्चन है। जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछा गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है फिल्म एंड टेलीविज़न में दिया जाएगा, क्रिकेट में दिया जाएगा, नाटक में दिया जाएगा या फिर पत्रकारिता में दिया जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया जाता है फिल्म और टेलीविज़न में दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आएगा 114 नंबर होगा, कह रहा है लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं पाब्लो पिकासो जी, लुजुक लोत्रेक, ई.एल. कॉजी या फिर देंगा। पोस्टर में जो लिथियोग्राफ्स है उसके लिए फेमस नाम क्या होगा, तुलुस लोत्रेक। सही जवाब बन रहा है तो सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है भारतीय गद्य बृहद संहिता के रचयिता हैं। बृहद संहिता के रचयिता हैं बाणभट्ट जी हैं, कालिदास जी हैं, कलहण जी हैं या फिर वराह मिहिर जी हैं। आपसे कह रहा है बृहद संहिता के रचयिता कौन है। अगर बृहद संहिता के राइटर की बात हो रही है तो राइट आंसर्स वराह मिहिर बन रहा है, डी के साथ आपका आंसर्स बनाना पड़ रहा है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है, कह रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है। नाम अजंता गुफा का है, शितनवासल गुफा का है, एलोरा गुफा और बादामी गुफा का नाम दिया गया। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का जो गुफा है वो कौन से गुफा से प्राप्त होता है, राइट आंसर्स बादामी गुफा बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ रहा है, डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था। नाम मद्रास का है, कलकत्ता का है, बॉम्बे का है और लखनऊ कला महाविद्यालय का दिया गया। अंबालाल रहमान का जो नाम है कौन से स्कूल से जुड़ा है, तो लखनऊ कला महाविद्यालय सही जवाब बन रहा है, डी के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं। मोटे रंग की पारदर्शिता को कहते हैं, अत्यधिक चटकीला होता है उसे कहते हैं, रंगों को सुखाना है उसको कहते हैं या फिर गाढ़ापन को कहते हैं। स्कम्बलिंग की बात होती है, स्कम्बलिंग फाइनली मोटे रंग की पारदर्शिता सही जवाब बन रहा है, तो ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। आगे चला जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है। नाम दादावाद का है, अभिव्यंजनावाद का है, फोटोग्राफी का है और नाइट साइड स्पेसिफिक आर्ट का दे दिया गया। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है। प्रस्तुतिकरण की अगर बात आती है मित्रों तो अभिव्यंजनावाद सही जवाब बनता है, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था। नाम श्रीधर महापात्रा है, सुखवीर श्रृंगल है, रघुनाथ महापात्रा है, नित्यानंद महापात्रा नाम दिया गया। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था। अकादमिक शैली का चित्रकार श्रीधर महापात्रा हैं, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, आपसे कह रहा है प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था। नाम ऋत्विक घटक का है, शेखर कपूर का है, ऋषिकेश मुखर्जी हैं और सत्यजीत राय का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है प्रेमचंद्र की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उस चलचित्र का जो फाइनली डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो सत्यजीत राय हैं, तो राइट आंसर्स डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का जो श्रेय है वो किसे है। स्टेला कैम्ब्रिज को है, रामकुमार विश्वकर्मा को है, आनंद केडेश कुमार स्वामी को है या फिर कर्निंघम को है। बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का जो श्रेय जाता है मित्रों वो फाइनली स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है, तो राइट आंसर्स स्टेला कैम्ब्रिज बनाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे 123 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कालीघाट के चित्रों में कौन जो है वो प्रभावित कलाकार है। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है। वी एस गोयतोंडे का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, यामिनी रंजन राय और सुनैनी देवी का नाम दिया गया। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है मित्रों, तो भारत के पिकासो प्रभावित हैं यानी यामिनी रंजन राय। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 124 यानी 124 पहुंच रहा है, आपसे कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। नाम मैग्नीशियम सल्फेट का है, एल्यूमिनियम सल्फेट का है, हाइड्रोजन सल्फेट का है और सिल्वर हायोलाइट का नाम दिया गया। रासायनिक पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं, तो आप जानते हैं फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जो रासायनिक पदार्थ लगता है वो आपका सिल्वर हायोलाइट होता है। राइट आंसर्स डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं,
जॉन सेनफील्ड्स ने किसका आविष्कार किया? नाम इंटेग्लियो प्रिंटिंग का है, लिथियोग्राफी का है, स्क्रीन प्रिंटिंग का है और लेटर प्रेस का नाम दिया गया। जॉन सेनफील्डर की बात हो रही है। जॉन सेनफील्डर की बात करें तो लिथियोग्राफी आंसर्स लगाइए, सी के साथ आप सही जवाब बनाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अब मित्रों आपके बताने की बारी आई कि इन 125 क्वेश्चंस के अभ्यास में फाइनली आपका स्कोर क्या है। ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।